हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हो, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, आपको एग्जाम में, ठीक है, हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश व पद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करना है। अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। देखो, आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, चाहे जितना लिख लो ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कितना भी लिख लोगे लेकिन इसमें जो है ना, आपका 1 से 1.5 नंबर गद्यांश पद्यांश में कट जाते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो, तो आज अंत तक वॉच कर लेते हो, देख लेते हो, तो आज के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं और कैसे लिखने पर पूरा नंबर मिलता है, क्या हैंड राइटिंग पे नंबर कटता है, पूरा एक एक चीजों को मैं बताऊंगा। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए, जो आपके गद्यांश और पद्यांश होते हैं, यही एक मौका होता है जो टीचर यहाँ पे आपके नंबर को काटते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस मौका को मैं उस सभी टीचर के हाथों से छीन लूंगा जो आपके नंबर काटते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये साफ टॉपर की ट्रिक होती है और ये चीजें सिर्फ एक एग्जामिनर ही समझ सकता है, ठीक है, और बता सकता है आपको। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के पेपर में गद्यांश व पद्यांश के प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है। ऐसे लिखने पर सभी उत्तर, ठीक है, ऐसे ही लिखना आप अपने सभी उत्तर। ऐसे लिखने पर आपको टीचर देते हैं पूरे नंबर और टॉपर भी ऐसे ही लिखते हैं। और 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप टॉपर बनोगे, आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़ेंगे, ये 100% गारंटी। ठीक है, आज की इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश के संदर्भ को कैसे लिखना प्रारंभ करना है ये भी देखना है। आज देखो, जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं उसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने के लिए आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आता है और एक प्रश्न आता है जिसका उत्तर आपको लिखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कैसे लिखना, यहाँ पे मैं कॉपी ले रखा हूँ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की ऐसी कॉपी आपको मिलेगी सेम। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहां तक 20 बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आपको आता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, ठीक है, और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है। और इन पूरे खंड ब को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, और ये पूरे 50 मार्क्स का आता है। और यहीं से बच्चे 30 नंबर 35 नंबर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ला पाते, नंबर ही कट जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को आपने क्लिक किया तो मैं कहूंगा कि 100% गारंटी आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। लिखने का सबसे असली ट्रिक और तरीका क्या होता है आज की इस वीडियो में हम सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको 20 खत्म होने के बाद खंड ब आता है और खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। चाहे जिस भी आप क्लास में हो, अगर इस ट्रिक से लिखोगे तो आपके 100% मार्क्स मिलेंगे, यानी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे मेन चीज होती है, इसको लिखने से भी ज्यादा मेन है कॉपी की शुरुआत करना। ठीक है, आपने क्या लिखा है बोर्ड एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये आंसर शीट है और आंसर शीट पे सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, एक स्केल की मोटाई से ज्यादा की दूरी लेकर आपको एक साइड वाली पाई खींच लेना है। तो यहाँ पे एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हम इस तरह से क्या करेंगे, एक साइड वाली पाई सबसे पहले खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ वैसे ही आपको भी खींचना है। यहाँ पे ये साइड वाली पाई खींचा गई। अब इसके बाद ये जो आपका पेपर है, ठीक है, इस पेपर में सबसे पहले क्या आता है, खंड ब आता है। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉपी मिलेगा आपको, ठीक है, इसका ये हेड होता है, इसका सिरा होता है। इस सिरे पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है खंड ब, क्योंकि हम कर रहे हैं खंड ब, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, खंड ब। इस तरह से हमने लिख दिया खंड ब। खंड ब के नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है आपको, सबसे पहला चीज यही करना है कि हमने ऊपर खंड ब डाल दिया। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। लघु उत्तरीय है तो उसे भी लिखना है, दीर्घ उत्तरीय है तो उसे भी लिखना, ठीक है, साइंस वगैरह में ऐसा आता है, लेकिन हिंदी में आता है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। तो हम कर रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। यहां पे हमने लिख दिया वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब देखिए हम हल कर रहे हैं गद्यांश को, ठीक है, तो एक सिंपल सा आपको एक लाइन का छोड़ना है और यहां पे लिख देना है गद्यांश उत्तर। इस तरह से हमने लिख दिया गद्यांश उत्तर। अब ये देखिए जो ये आता है क्वेश्चन,
21 क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन को हल किया है, क्योंकि उसे फ्रंट वाली पेज पे चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे है 21 नंबर, तो यहाँ पे 21 में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ से छोड़ेंगे और डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहां पर हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला, इसके नीचे यहाँ पे डबल पाई ब्लैक पेन से खींच लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए हमने पाई खींच लिया। अब एक हिंट्स देना है एग्जामिनर को, जो टीचर कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दो गद्यांश देता है, एक ये देता है और एक, चाहे आप इसको हल करिए चाहे आप इसको हल करिए, लेकिन एग्जामिनर को हम कैसे बताएंगे कि हमने किस गद्यांश को हल किया है। तो इसके लिए क्या करना है, गद्यांश का शुरू से 2 से 3 अक्षर उठाना है, ठीक है, और लास्ट का 2 से 3 अक्षर आपको संकेत के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम एक डालेंगे हेडिंग संकेत, ये हो गया संकेत। संकेत में आपका गद्यांश का शुरू के 2 से 3 अक्षर, यानी कुसंग का ज्वर, यहाँ पे लिख देंगे कुसंग का ज्वर। अब देखिए कुसंग का ज्वर, इसके बाद लास्ट इसका क्या है, उठाती जाएगी। तो इसको जब भी लिखेंगे उठाती जाएगी, इस तरह का आपको डैश डैश लगाकर लिखना है, उठाती जाएगी। इस तरह से हमने लिख दिया कि कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। अब एग्जामिनर को यह पता चल गया कि हमने इस गद्यांश को हल किया है। अब इस गद्यांश में आता है, ये दे रखा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके नीचे टोटल 3 प्रश्न देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों का ही हमें आंसर देना है। सबसे पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए प्यारे बच्चों पाठ और इसके लेखक का नाम पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो इसमें जो आया हुआ है कुसंग का ज्वर, मित्रता, ठीक, तो ये आपका पाठ है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, यानी जिस भी पाठ से उसका नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। और इस मित्रता पाठ के जो लेखक है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनको भी अच्छी तरीके से आप सभी लोग तैयार कर लेना ऐसे। तो इसके लिए अब हमको संदर्भ लिखना सबसे ज्यादा आसान हो गया। संदर्भ पहले नंबर पे दे रखा है, तो एक गलती बच्चे कर देते कि पहला नंबर ही डालना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे पहला नंबर इस तरह से आपको डालना है, ठीक है, और इसकी हेडिंग ब्लैक पेन से ही लिखा जाएगा संदर्भ। इसके नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए संदर्भ लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम संदर्भ लिख रहे हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए ये हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में हर समय लिखेंगे। तो यहाँ पे हिंदी और इसको इस तरह से डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना, क्योंकि ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित। अब इतना हो गया गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया प्यारे बच्चों, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में इस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे मित्रता हो गया, नामक पाठ से लिया गया है। पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक, ठीक है, इस पाठ के लेखक। इस पाठ के जो लेखक हैं उनको हम ब्लैक पेन से
इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस तरह से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब ये आपका हो गया पूरा का पूरा संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर पे देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करना आपको? यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे एक रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, पूरा रेखा इस लाइन खींची गई है शब्दों के नीचे, इसी की व्याख्या आपके अपने शब्दों में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यदि अगर कोई पुरुष युवा है, ठीक है, वो अपना भविष्य देख रहा है, उसकी जिंदगी बनने वाले, लेकिन अगर उसकी संगति बुरी हो जाएगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी वो उससे बांध देगी, कहीं का भी नहीं होने देगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और उसे जितना दिन बीतता जाएगा उसके साथ उतना ही वो उसकी जिंदगी नरक होती चली जाएगी। ऐसे आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले दूसरा नंबर डालेंगे एंड रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो 1 2 3 लाइन का गैप करके और यहाँ पे हम डालेंगे नंबर दूसरा, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हमने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया है और देखने में भी साफ सुथरा लगेगा। तो यहाँ पे डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला और इसके नीचे डबल पाई खींच लिया। अब इसके बाद एक चीज लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिखना क्या है? आप किसी भी गद्यांश को करो, ये चीज लिखना जरूरी है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखना आपको, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, अब देखिए इतना लिखने के बाद कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, अब इसके बाद ये जो रेखा खींचा गया जिसके नीचे शब्दों के नीचे, उसकी पूरी व्याख्या लिख देना है, ठीक है। व्याख्या में क्या है कि इसमें जो लेखक है वो कहता है कि बुरी संगति एक भयानक रोग है। यहाँ पे लिखेंगे लेखक कहता है कि बुरी संगति एक भयानक रोग है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि बुरी संगति, लेखक कहता है कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा की संगति बुरी हो गई है तो वो पत्थर की चक्की की भांति उसकी पैरों में बंध जाती है। वह व्यक्ति को गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और बाकी इसका नहीं हटा तो उस पर लिखे। लिखने का उस पर देखो तरीका क्या है। देखिए जब भी हम इस पार लिखते तो आपको डायरेक्ट यहां से लिखना, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना, एक लाइन छोड़ देना है। अब यहाँ पे लिखा कि वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है, किंतु यदि संगति अच्छी हो जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ये इसकी पूरी व्याख्या हुई। अब इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन किया है तो 1 2 लाइन का गैप किया, कम से कम आपको 3 लाइन का गैप करना, 2 से 3 लाइन का गैप। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में से मिलता है। देखो तीसरा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, क्यों? इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इसका आंसर आपको इसी पैसेज से ही मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरा नंबर डालना है और यहाँ पे लिखना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि यह केवल नीति और सद्वृद्धि का नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देती है। अब देखिए इसके बाद कुछ लाइन बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालते 3 लाइन छोड़कर तो यहाँ पर संदर्भ भी नहीं हट पाएगा, इसलिए ये 4 से 5 लाइन को हम छोड़कर नेक्स्ट पेज से
नेक्स्ट पेज से प्रश्नोत्तर संख्या 22 का आंसर लिखेंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये अलग तरीका है और इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आप भी एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये देख लेना, ये मेरी 100% गारंटी। अब यहाँ पे 22 नंबर आ जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं चीजों को गद्यांश के बारे में और भी आपको बता देता हूं कि हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, क्या ट्रिक लगाना, अगर नहीं आता तो आपको कैसे लिखना है। देखिए अगर कोई ऐसा गद्यांश भी आपके एग्जाम में आ जाता है जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं तो उसे कैसे लिखना। सबसे पहले आपको खंड ब डालना है, जैसे हमने ऊपर डाला है। खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। अब हम लिख रहे हैं गद्यांश उत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 कर रहे हैं। एक संकेत हमने दिया कि हमने किस गद्यांश को हल किया है, तो उसका शुरू के 2 से 3 अक्षर, जैसे यहाँ पे कुसुम का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। अब यहाँ पे पहले नंबर पे संदर्भ, तो हमने हेडिंग क्या डाला, संदर्भ। लिखा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया, शीर्षक से मित्रता, तो मित्रता को इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेखक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए अगर आपको नहीं पता है कि ये किस पाठ का है तो हिंदी को सब कुछ ऐसे करना, खंड ब डालना, वर्णनात्मक, गद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, संकेत डाल देना, इसके बाद पहले नंबर पे संदर्भ डाल देना। आप टीचर को भ्रमित कर जाओगे, टीचर अंदाज नहीं लगा पाएगा कि आपने गलत लिखा है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना तक तो आपने लिखा, ये सब चीजें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब के शीर्षक नहीं पता है तो आप पहले या दूसरे पार्ट के शीर्षक को लिखना, लेकिन अगर नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, तो आपको इसे ब्लू पेन से लिखना, ठीक है। जैसे मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक कौन है नहीं पता है तो ब्लू पेन से आपको लिखना है जी है, ऐसे, ठीक है। अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो हैंड राइटिंग पे देखो एक भी नंबर नहीं करते, अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो। लिखने का तरीका पर केवल नंबर कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रस्तुत और गद्यांश के बीच की दूरी जो है पेन की मोटाई इतनी है, तो आपकी हैंड राइटिंग चाहे जितनी पुअर हो, आपको शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी पेन की मोटाई इतना रखना है, देखने में सुंदर लगेगा। और ये नीचे का जो ये है ना, ये जो नीचे आकर यहाँ पे गद्य खत्म हो रहा है, इसकी जो दूरी है नीचे का पूरा समान होना चाहिए, देखने में काफी अच्छी आपकी कॉपी लगेगी, ठीक है। और जिस भी एंगल पे आप लिखते हैं, जैसे कोई बच्चा टेढ़ा लिखता है तो पूरी कॉपी उसी एंगल पे लिखी होनी चाहिए, लेकिन आपकी पूरी कोशिश सीधा लिखने की होनी चाहिए। और ये इसका जो माथा होता है ऊपर का, ये पूरा का पूरा भरा होना चाहिए। कई बच्चे झटका में क्या करते हैं, केवल 100 पे देंगे और गद्य पूरा खाली रहेगा, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये कितने नंबर पे है, ये देखो दूसरा नंबर पे है, ठीक है। किस नंबर पे है, दूसरा नंबर। यहाँ पे डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भूल मत जाना। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे ही लिखना है, इसके नीचे ब्लैक पाई खींच देना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि इतना लिखना, इसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो ये जो गद्यांश जिसके नीचे रेखा खींचा गया है, इसको जहां से खींचा गया और उसके नीचे तक जितना हो उतना पूरा लिख देना, तो आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको पद्यांश का उत्तर कैसे लिखना है। ये तो रहता है गद्यांश, पद्यांश अलग है, उसको भी देख लेना, ठीक है। और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ऐसे आप भी लिख कर आओगे तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पद्यांश का उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी या आपका आंसर शीट मिलेगा, तो इसमें जब जैसे ही आपका ये जो 22 नंबर क्वेश्चन होता है, 21 नंबर इसके खत्म होने के बाद आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट। अब 22 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको पद्यांश 2 ठो देता है और किसी एक पद्यांश को आपको हल करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखो खंड ब वगैरह नहीं होता है, ना ही ये किस टाइप के प्रश्न, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया 21 नंबर पे। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमारी मेन जो कर्तव्य है वो एक स्केल की ज्यादा दूरी लेकर डबल पाई इस तरह से आपको खींच लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या किए, डबल पाई इस तरह से हम खींच लिए। अब खींचने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने खींचा, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे डाल देना है पद्यांश उत्तर, क्योंकि हम पद्यांश हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है पद्यांश उत्तर। इस तरह से हमने डाल दिया पद्यांश उत्तर, ठीक है। अब देखिए पद्यांश उत्तर लिखने के बाद इसमें भी आपको यही चीजें होती है कि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को पद्यांश को हल किया है। इससे पहले आपको क्या लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर।
अब यहाँ पे हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 22, इसके नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें संकेत देना है, ठीक है क्या, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि हमने किस गद्यांश को किस पद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पे संकेत लिखेंगे, संकेत के बाद लिखेंगे चरण कमल डैश डैश तिही पाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चरण कमल, यहाँ पे चरण कमल के बाद आपको डैश डैश लगा देना इस तरह से। अब इसके बाद तिही पाई है लास्ट में, क्या है लास्ट में, देखो यहाँ पे है तिही पाई, तो इसको आपको लिख देना है तिही पाई। पाई, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है चरण कमल तिही पाई। अब एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हमने किस पद्यांश को हल किया है। अब यहाँ पर सबसे पहला इसमें भी आते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे पहला नंबर है तो पहला नंबर डालना, अ ब स दिया है तो वो आपको डालना है। पहले नंबर पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि संदर्भ लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है और इसके जो कवि है वो कौन है, ये दो चीजें पता होगा तभी तो हम लिखेंगे। ये पाठ है आपका पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि जो है वो स्वयं सूरदास जी हैं। तो इनको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है और इसको ही हमें लिखना कैसे, ये चीजें अब हम आसानी से इसके संदर्भ को लिख सकते हैं। दो दो नंबर का आता है ये। तो सबसे पहली चीज हम हेडिंग क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अ नंबर पे हमको दे रखा है इस तरह से, अ नंबर पे संदर्भ डालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। इसके नीचे स्केल से डबल पाई। अब देखिए हमने यहाँ पे संदर्भ लिखा है और इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। अब लिखना क्या, देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लिखते थे और इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पे हमने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये हिंदी से लिया गया, तो हिंदी को हम किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से, और इसे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिख देंगे जैसे हमने अभी गद्यांश में लिखा है। हिंदी के, अब यहाँ पे लिखेंगे हिंदी के। अब इसमें देखो उसमें गद्य खंड लिखते थे और इसमें लिखेंगे पद्य खंड में संकलित, या आप काव्य खंड में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पद्य खंड में मैं लिखने वाला हूँ, पद्य खंड में संकलित। खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है, तो इसको ब्लैक पेन से शीर्षक को इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि लिया गया, और लिख देंगे अब इस पाठ के जो रचयिता है वो कौन कवि है, लिखेंगे इस पाठ के रचयिता, रचयिता कौन कवि है, कवि का नाम लिखना है। इस पाठ के रचयिता कवि सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी को किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। और इसमें देखो उसमें लेखक लिखते थे और हम पद्यांश में कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कवि। तो लिखेंगे इस पाठ के रचयिता कवि सूरदास जी हैं। इस तरह से देखो आपको पद्यांश लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे दे देता है, ये दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब नंबर डालेंगे और हेडिंग क्या रहेगी हमारी, रेखांकित अंश की व्याख्या। कितनी लाइन छोड़ना, एक दो तीन लाइन छोड़कर यहाँ पे हम ब नंबर डाल देते हैं। देखो यहाँ पे ब नंबर है तो ब नंबर डालेंगे और लिखेंगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे डबल पाई खींच लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे डाल लिया रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लिया। अब इसमें लिखना क्या है, थोड़ी सी अलग है। अब इस उसमें लिखते थे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता, अब इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता। इतना चीज आपको लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है।
अब देखिए इतना लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, अब देखिए कवि क्या कहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई, इसी की व्याख्या जो है हमें अपने शब्दों में करनी है। जैसे यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे, लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। यहाँ पे है कि मैं उस भगवान की, श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, कमलोच चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा मात्र से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और जो गरीब रंक टाइप का आदमी होता है वो सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। इसी की व्याख्या अब हमको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मैं उस भगवान, ठीक है, मैं उस ईश्वर या भगवान का लिखेंगे, यहाँ पे मैं उस ईश्वर या भगवान का, भगवान कृष्ण का, ठीक है, भगवान कृष्ण का इसमें जिक्र किया गया है कि मैं उस ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की, यहां से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और रंक व्यक्ति सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। ऐसे आपको पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक आंसर आ जाता है क्वेश्चन 100 नंबर की, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। यहाँ पे लिख दो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, जब उनकी कृपा होती है। अब इसका आंसर जब भी हम लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। देखो देखिए हमने यहाँ पे तीसरा नंबर डाला है, ठीक है, 100 है तो 100 आपको डालना है कि जब ईश्वर भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अब देखिए इसमें अगर आपको नहीं पता तो कैसे लिखना है, आपको कॉपी की शुरुआत इस तरह से करना है, पद्यांश उत्तर डाल देना है, प्रश्न उत्तर संख्या 22 डाल देना है, संकेत में चरण कमल डैश डैश तिही पाई ऐसे डाल देना है, पहले नंबर पे संदर्भ है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, शीर्षक नहीं पता तो ब्लू पेन से लिखना है, नामक शीर्षक से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, इस पाठ के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, दूसरा नंबर पे है, दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको आपको इस तरह से व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये चीजें आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि। अब इसके बाद आपको अगर नहीं आता तो ये जितना रेखा खींचा गया जहां से लेकर यहां तक पूरा आपको उतार देना है, ठीक है। ऐसे अगर आप लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।